आप सभी को एग्जाम नोना यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज आपका टॉप एमसीक्यू सीरीज का क्लास नंबर 95 है और ये क्लास आपका पेपर थर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रही है। तो इस क्लास नंबर 95 में हम लोग कुछ ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग जो देखने जा रहे हैं, पूछा क्या जा रहा है आपसे, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आप आंसर देने की कोशिश करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दिया कीजिए। साथ ही वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी मानचित्रण तकनीक पृथ्वी की लहरदार सतहों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त है। हम लोग क्या जानते हैं कि ज्योग्राफी में किसी भी चीज को अगर दर्शाना हो तो हम लोग क्या बनाते हैं, मैप बनाते हैं। तो अगर पृथ्वी के लहरदार सतह यानी पृथ्वी की सतह को अगर हम लोगों को ड्रॉ करना है मैप में, तो हम लोग किस प्रकार के मानचित्र में ड्रॉ करते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि मानचित्र भी अकॉर्डिंग टू द यूज कुछ प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ आप डेफिनेशन को देखेंगे तो मानचित्र क्या करता है, मानचित्र जो है पृथ्वी की सतह का एक प्रतिरूप है या एक रेखाचित्र है। ये क्या करता है, कोई एक हिस्सा या समतल सतह को अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट पेपर में शो किया जाता है। मानचित्र को हम लोग दो श्रेणी में डिवाइड करते हैं, एक आपका भौतिक मानचित्र और दूसरा आपका सांस्कृतिक मानचित्र। तो यहाँ से आपको क्लियर पता चल गया कि मानचित्र को हम लोग कितने भागों में कैटेगराइज करते हैं, दो भागों में कैटेगराइज करते हैं। पहला आपका हो जाएगा भौतिक मानचित्र और दूसरा हो जाएगा आपका सांस्कृतिक मानचित्र। और किसी भी मानचित्र का टोटल तीन कंपोनेंट या तीन घटक होता है। क्या क्या, जब भी आप मानचित्र या मैप देखेंगे तो आपको तीन चीजें पता चलेगी कि किसी भी दो जगहों के बीच की दूरी क्या है, दिशा क्या है, और मानचित्र में प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है कि ये वाला लेक का है, ये वाला किसी मंदिर का हो सकता है, या कोई भी हम लोग क्या सिंबल का इस्तेमाल करते हैं सो दैट हम लोग पहचान सके कि मानचित्र में उस सिंबल का मतलब क्या है। तो जब भी आपको पृथ्वी के लहरदार सतह को चित्रित करना होगा तो हम लोग किस प्रकार के मानचित्र बनाएंगे, स्थलाकृति वाला मानचित्र बनाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 मई और 5 मई का जो एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन का लेवल जो है अकॉर्डिंग टू द पेपर यानी कि 12 लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था पीआरटी में। तो आपका जो ग्रेजुएशन वाला लेवल का एग्जाम होगा, टीजीटी वाला एग्जाम होगा 6 to 8 का, तो उसमें आपका जो लेवल रहेगा वो आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ये सारे क्वेश्चन, ये आपका इंटर लेवल का क्वेश्चन है, बट आपको क्वेश्चन देखकर लग सकता है कि हाँ क्वेश्चन में वजूद है, क्वेश्चन में वैल्यू है। तो इस प्रकार का सेशन आपको अब देखने को मिलेगा जहां पर क्वेश्चन के लेवल को हम लोग अप कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा, बट इस क्वेश्चन में ट्रिक है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा जा रहा है आपसे कि जो ग्रह है हम लोगों को, उनको कक्षीय अवधि के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आपको टोटल 4 प्लेनेट के नाम दिया हुआ, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, पृथ्वी और मंगल ग्रह। अब इन चारों ग्रहों को आपको आरोही क्रम में सिस्टमाइज यानी कि सजाना है। किसके आधार पर, कक्षीय अवधि। जैसे कि आपका पृथ्वी हो गया, पृथ्वी का कक्षीय अवधि कितना है। कक्षीय अवधि बोलने का मतलब कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिनों में करते हैं। तो पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक परिक्रमा 365 दिन में करते हैं। तो ये जो 365 दिन है ये पृथ्वी का कक्षीय अवधि है। उसी प्रकार से शुक्र का अपना है, मंगल का अपना है और बृहस्पति का अपना कक्षीय अवधि है। अब एक्सप्लेनेशन में इसको हम डाल दिया है कि सबसे कम समय कौन लगाता है सूरज के चारों ओर परिक्रमा करना में। तो बुध ग्रह सबसे कम लगाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 88 डेज, यानी कि अगर आप बुध ग्रह जाएंगे तो एक साल आपका कितना दिन में हो जाएगा, 88 डेज में ही हो जाएगा। अगर आप शुक्र ग्रह पर चले जाएंगे तो वहां आपको 225 दिन लगेगा। पृथ्वी पर अपना 365 दिन लगता है। मंगल ग्रह पर थोड़ा दोगुना हो जाता है, 687 डेज। अगर आप बृहस्पति ग्रह जाएंगे तो 12 वर्ष में पूरा का पूरा 12 वर्ष टाइम लगाते हैं वो सूरज का एक चक्कर पूरा करने में। शनि ग्रह उससे भी ज्यादा टाइम, 29 साल टाइम लगाते हैं। उसी प्रकार से जो यूरेनियस है 84 ईयर्स, और सबसे ज्यादा समय लगाता है 165 साल वरुण ग्रह सूरज का एक चक्कर पूरा करने में। तो यहाँ पर आपको चार ग्रह का नाम क्या क्या दिया हुआ आप देखेंगे ध्यान से। तो चार ग्रह का जो नाम दिया है आपका, एक दिया हुआ शुक्र ग्रह है, दूसरा आपका बृहस्पति है, तीसरा आपका क्या दिया हुआ, तीसरा आपका पृथ्वी दिया हुआ है, और चौथा आपका दिया हुआ मंगल ग्रह। तो हम लोगों को इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। किस क्रम में, आरोही क्रम में। तो आप यहाँ देखेंगे तो पृथ्वी का हो जाएगा 365 दिन,
बृहस्पति ग्रह का हम लोग देखेंगे तो टोटल 12 ईयर्स का टाइम लगा रहा है। शुक्र ग्रह का देखेंगे तो शुक्र ग्रह का आपका 225 दिन। उसके बाद आपका मंगल ग्रह का टाइम लग रहा है 687। आरोही क्रम यानी कि बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे, सॉरी छोटा से बड़ा की ओर, आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग कम को रखेंगे, यानी शुक्र ग्रह सबसे पहले आएगा, 1 नंबर पर आएगा। दूसरा पर कौन आ जाएगा? दूसरा पर आएगा आपका पृथ्वी आएगा। तीसरा पर कौन आएगा? आपका मंगल आएगा। उसके बाद कौन आएगा? बृहस्पति, जो कि सबसे ज्यादा टाइम लगाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। इस प्रकार का जो है ट्रिकी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन का लेवल आसान है, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसका लेवल को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि लुप्त प्राय प्रजातियों की व्यवहार्य सामग्री का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि इन्वायरमेंट में ऐसे बहुत सारे प्रजाति है जो क्या हो गया? लुप्त हो गया। अब उन सारे प्रजातियों को संरक्षण के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? जीन बैंक बनाते हैं। जीन बैंक के हेल्प से हम लोग लुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में जानकारी को क्या रखते हैं? सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में ग्रीष्म मानसून की तुलना में शीतकालीन मानसून में अधिक वर्षा होता है? तो तमिलनाडु में जो है आपका ग्रीष्म मानसून की तुलना में शीतकालीन मानसून में अधिक वर्षा होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मानसून शब्द जो है कहाँ से आया है? तो मानसून शब्द आपका एक अरबी शब्द है जो मौसम से बना है। तो मानसून शब्द किससे बना है? मौसम से बना है। और मौसम का मतलब क्या होता है? सीजन, यानी कि ऋतु। तो मानसून क्या होता है कि कोई एक क्षेत्र में चलने वाले जो आपका हवा होती है, पवन होती है, उसी में जब परिवर्तन आता है तो उसे हम लोग कहते हैं मानसून। क्या कहते हैं उसे हम लोग? मानसून। किसी एक क्षेत्र में चलने वाले या सबसे तेज पवनों की दिशा में जब एक मौसमी परिवर्तन आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि मानसून अब परिवर्तन हो रहा है, या उस जगह की मानसून इस प्रकार से है। अगर हम लोग बात करें कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जैसे भारत किस प्रकार के मानसून है? तो उष्ण कटिबंधीय प्रकार के मानसून भारत में आता है। मानसून अक्सर हिंद महासागर और भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित होता है। यहाँ से आपको मानसून के बारे में जानकारी मिल गया। और किस स्टेट में आपका ग्रीष्म मानसून की तुलना में शीतकालीन मानसून अधिक होती है? तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वन्य जीव और प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में भारत किस श्रेणी में आता है? तो वन्य जीव और प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में भारत जो है विश्व के 12 विशाल जैव विविधता वाले देशों में से एक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में भारत का एक अच्छा खासा पोजीशन है किस मामले में? वन्य जीव और प्राकृतिक वनस्पति खनिज संपदा के मामले में। तो जो टोटल 12 विशाल जैव विविधता वाले देश, जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी, यानी भारत एक ऐसा देश है जिसमें बायोडाइवर्सिटी के मामले में ये विश्व के टॉप 12 देशों के श्रेणी में आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उससे पहले अगर आप लोग झारखंड टीचर एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं और आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप झारखंड सहायक आचार्य का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज लाइव हो चुका है पेपर 3 का, चाहे आप 1 to 5 का दे रहे हैं या 6 to 8 का। साथ ही साथ आपका 6 to 8 का पेपर 4 का भी टेस्ट सीरीज जो है आपका एप्लीकेशन में डाल दिया गया है। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबा नदी क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि भारत को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। आप देखेंगे तो इधर आपका हो गया अरब सागर हो गया, इधर आपका हिंद महासागर हो गया, और नीचे सॉरी इधर आपका बंगाल का खाड़ी हो गया पूर्वी साइड में, और नीचे आपका क्या? हिंद महासागर। तो तीनों ओर से घिरा हुआ जो स्थलीय क्षेत्र होता है उसे हम लोग प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबा नदी, तो ऐसे में लंबा नदी कौन सा? गंगा नदी भारत का सबसे लंबा नदी है। बट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया प्रायद्वीपीय भारत का, यानी नीचे वाला पार्ट का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबा नदी जो है आपका वो है गोदावरी नदी। और गोदावरी को हम लोग दक्षिण के गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो आपको गोदावरी नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना है कि गोदावरी नदी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। और कुल लंबाई इसका 1465 किलोमीटर कुल लंबाई है। गोदावरी की कुछ सहायक नदी है जैसे कि पूर्णा हो गया, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, ये सारा आपका गोदावरी का ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सहायक नदी है। और जो राजमुंदरी शहर है ये आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।
उसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नदी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि नदी से आपका एक न एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट नदी है आपका, रिवर है कावेरी नदी। और कावेरी नदी कहाँ से आपका निकलती है? तो ये कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पर्वतमाला पर ताल कावेरी से निकलता है। तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है, कहाँ है? ताल कावेरी है, जो कहाँ पर है आपका? ब्रह्मगिरी पर्वतमाला में है। और ये ब्रह्मगिरी पर्वतमाला कहाँ पर है आपका? कर्नाटक में है। कावेरी का जो बेसिन है 87,000 से भी ज्यादा है ये। वो जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ कहाँ से बहती है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आपका पुडुचेरी से आपका कावेरी नदी का फैलाव है। उसके अगर हम लोग नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी के बारे में बार बार पूछा जाता है कि उद्गम स्थल कहाँ है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका अमरकंटक है, और ये आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। साथ ही साथ नर्मदा को हम लोग रीवा नदी के नाम से भी जानते हैं, और प्राचीन काल में इसे नेरबुदा कहा जाता था, और वहीं से नर्मदा नदी का नाम आया। और नर्मदा नदी को हम लोग गुजरात और एमपी का जीवन रेखा के नाम से जानते हैं, लाइफ लाइन ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश। फिर अगर हम लोग एक इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में बात करेंगे, वो है आपका महानदी। तो ये जो आपका महानदी है, ये आपका कौन सा इलाके से निकलती है? आपका छत्तीसगढ़ इलाका से निकलती है, और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये उड़ीसा से होकर बहती है। इसका टोटल लंबाई 860 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र की हम लोग बात करें, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के, और इससे ये बहती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया था, उससे हम लोग आगे चलते हैं। पराजवीय भारत हो गया था आपका। हाँ, अब हम लोग इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि जो अर्थशास्त्र है डैश की उपस्थिति में चयन करना है। तो इकोनॉमिक्स भावनाओं की उपस्थिति में चयन करना है, कि प्रचुरता की उपस्थिति में चयन करना है, कि अभाव की उपस्थिति में, या गुणवत्ता। कोई भी चीज को, कोई भी देश का इकोनॉमी को हम लोग मैनेज क्यों करते हैं, यानी जो अर्थव्यवस्था है उसको मैनेज क्यों करते हैं? सो दैट उस देश का हर एक नागरिक को हर एक फैसिलिटी मिलते रहे, या देश का एक समुचित विकास हो। यानी कि हम लोग कब ज्यादा अपना खर्चा को मैनेज करते हैं? जब हम लोगों का पैसा का कमी रहता है, तब हम लोग अपना पॉकेट के बारे में सोचते हैं कि आज मेरे पास अगर 100 रुपीज है तो इसको हम लोग कैसे क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो दैट हर एक जरूरत आपका पूरा हो जाए। तो एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो है, इकोनॉमिक्स जो है, अभाव की उपस्थिति में चयन करना है। अगर आपके पास अनलिमिटेड बैंक बैलेंस होगा, मान लीजिए आपके पास 10 करोड़ आ जाएगा, तो क्या आप सोचेंगे कि आपको कैसे डेली लाइफ मैनेज करना है? आप नहीं सोचेंगे। आपके पास कम कैपिटल होगा, तब आप सोचेंगे कि आपका कैपिटल को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो दैट आपका हर एक नीड, हर एक जरूरत पूरा हो जाए। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र जो है आपका अभाव की उपस्थिति में आपको क्या करना है? चूज करना है, जो हम लोगों को इकोनॉमिक्स के नाम से हम लोग जिसे जानते हैं। तो यहाँ आपका क्लियर हो गया। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में तो आसान लग रहा है, बट यहाँ पर बहुत कोई आंसर को गलत टिक करके आएंगे कि गुणवत्ता वाले, क्वालिटी वाला मार्क आ जाएंगे। टेस्ट सीरीज के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि एसडीजी का आपका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो एसडीजी का जो फुल फॉर्म है वो है आपका सस्टेनेबल, इसको हम लोग इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एसडीजी का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऑप्शन नंबर सी। ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं धारणीय विकास या पोषणीय विकास। इसे हिंदी में कहते हैं धारणीय विकास, यानी ऐसा विकास जिसमें हम लोग डेवलपमेंट तो करेंगे ही करेंगे, बट पर्यावरण की क्षति पहुंचाए बिना। जैसे डेवलपमेंट दो प्रकार से हो सकता है, एक आप पर्यावरण को अंधाधुंध क्षति पहुंचाते हुए आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, और दूसरा कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना आप विकास कर रहे हैं। भले उसमें आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, आपको प्रॉफिट कम हो रहा होगा, आपको लॉस ज्यादा हो रहा होगा, बट आप विकास कर रहे हैं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। तब उस विकास को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आगे आने वाले जो हम लोगों का पीढ़ी है, अगर हम लोग आज पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखेंगे, बिना पर्यावरण का ध्यान रखते हुए विकास करेंगे, तो आने वाले पीढ़ी को ऑक्सीजन भी नसीब नहीं होगा, पानी तो नसीब नहीं होगा। ये तो अभी तक हम लोगों को समझ में आ गया है
कि आने वाले पीढ़ी को पानी के लिए झेलना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग झेल रहे हैं इसको, तो आगे आने वाले दिनों में आने वाले पीढ़ी को ऑक्सीजन के लिए भी झेलना पड़ सकता है अगर हम लोग क्या नहीं करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और टोटल कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एसडीजी है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका निर्धनता है इसका राजनीतिक कारण क्या है। निर्धनता का कोई व्यक्ति निर्धन है या कोई समाज निर्धन है या कोई सोसाइटी निर्धन है, इसके पीछे का बहुत सारे कारण है। उन्हीं में से एक कारण है आपका पॉलिटिकल कॉज, यानी कि राजनीतिक कारण। तो आपका जो निर्धनता है इसका राजनीतिक कारक क्या क्या हो सकता है कि मुनाफाखोरी, राजनीतिक अस्थिरता, कालाबाजारी। तो ये सारे कारण जो है आपका राजनीतिक कारक से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण सोसाइटी में, समाज में, देश में क्या है, निर्धनता है। तो आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसा भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो मनरेगा सिस्टम है, क्या है मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मनरेगा को कब लाया गया, किस सरकार में आया, किस पंचवर्षीय योजना में इसको लाया गया था, ये सारे हम लोग प्रीवियस सेशन में हम लोग डिस्कस कर चुके। और यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा स्कीम है जिसमें आपका काम के अधिकार का गारंटी दिया जाता है। तो वह है आपका मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ये हो गया एक्ट। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कि आपका ईएसआई हो गया, ईएसआईसी, ये ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। फिर आपका आईआईएम हो गया, ये आपका ये। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि काम के अधिकार का गारंटी कौन देता है, आपका मनरेगा देता है। मनरेगा से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी। तो हम लोग जानते हैं कि रूस के राजा को क्या कहा जाता था, जार कहा जाता था। तो जार निकोलस द्वितीय, कौन, जार निकोलस द्वितीय के टाइम में आपका रूस की क्रांति हुई थी। क्या होती, जार निकोलस सेकंड के टाइम में आपका रूस की क्रांति हुई थी। जैसे कि आपका फ्रांस की क्रांति हुई थी, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो ये रूस की क्रांति हुई थी कब, जार निकोलस सेकंड के टाइप में। और ये रूस की क्रांति कब हुई थी, 1917 में हुई थी। बट ये जो क्रांति हुई थी इससे पहले भी बहुत सारी घटना हुई थी, जिसके कारण ये क्रांति इतनी बड़ी मात्रा में या बड़े पैमाने पर यह क्रांति रूस में देखने को मिला था। तो रूस में घटना हुआ था 1905 में। कब हुआ था, 1905। एग्जैक्ट डेट की अगर हम लोग बात करें तो 22 जनवरी 1905 को, जो कि संडे का दिन था, एक घटना हुई थी जिसमें लगभग 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से भी ज्यादा लोग घायल हुआ था। और इसी घटना को हम लोग खूनी रविवार की घटना के नाम से जानते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग शहर है रशिया में, वहां पर एक जुलूस निकाला गया था और उस जुलूस में जो है गोलियां चलाई गया था पुलिस की ओर से, जार के आदेश अनुसार। और उसी को हम लोग खूनी रविवार की घटना के नाम से जानते हैं। ये डेट आप याद रखिएगा, एग्जैक्ट डेट आप याद रखिएगा कि खूनी रविवार की घटना आपका 22 जनवरी 1905 को हुआ था। और जब रूस का क्रांति हुआ था, यानी रशियन रेवोल्यूशन जब हुआ था 1917 में, उस टाइम रूस का जो शासक था कौन था, जार निकोलस द्वितीय। और जार जो है रूस के सम्राट को जार के नाम से हम लोग जानते हैं। उसी प्रकार से फ्रांस के सम्राट को हम लोग लुई के नाम से जानते हैं। और कौन सा लुई के टाइम में फ्रांस का क्रांति हुआ था, तो लुईस स्लोवा के टाइम में आपका फ्रांस की क्रांति 1789 में आपका फ्रांस का क्रांति हुई थी। 1789 की 1798। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे कि 1789 या 1798 कब फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र और सामाजिक गणराज्य के विचार को चित्रित करने वाले कलाकार फ्रेडरिक सरियू किस देश के थे। तो जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस टाइम आपका बहुत सारे चित्रकार सामने आए थे, जो चित्र के माध्यम से लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया था, सामाजिक गणराज्य को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया था। उन्हीं में से एक था आपका फ्रेडरिक सरियू। तो फ्रेडरिक सरियू जो है आपका फ्रांस देश से बिलोंग करते थे। कहां से, फ्रांस से बिलोंग करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किसने फ्रांसीसी क्रांति के समय विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का गठन किया था। तो जब फ्रांस का क्रांति हुआ था तो एक वर्ग का गठन किया गया था जिसे हम लोग विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के नाम से जानते हैं।
तो कौन सा था वो आपका पादरी और कुलिनबर्ग था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जैकोबिन क्लब में निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल नहीं हुआ। तो जैकोबिन क्लब के बारे में थोड़ा जानकारी आप दे देंगे यहाँ पर। तो जैकोबिन क्लब का गठन फ्रांसीसी क्रांति के समय मैक्समिलियन रोबेस्पियर के द्वारा किया गया था और ये एक पॉलिटिकल क्लब था। इसका गठन किसके द्वारा किया गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपका वर्ल्ड हिस्ट्री में पूछा जाएगा कि मैक्समिलियन रोबेस्पियर ने जैकोबिन क्लब का क्या किया था, गठन किया था। और फ्रांसीसी क्रांति में एक बहुत बड़ा योगदान था जैकोबिन क्लब का। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जैकोबिन क्लब में कौन सा मेंबर या कौन सा जैकोबिन क्लब में कौन सा ग्रुप शामिल नहीं हुआ था। तो जो जागीरदार वाला ग्रुप था फ्रांस का, वे लोग जो है जैकोबिन क्लब में शामिल नहीं हुआ था। बाकी शिल्पकार, दुकानदार, डेली वर्कर, ये सारे जो है आपका शामिल हुआ था जैकोबिन क्लब में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस देश से आरंभ हुई। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपका इंग्लैंड से आरंभ हुआ था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का अग्रदूत के रूप में हम लोग इंग्लैंड को जानते हैं और फिर धीरे धीरे ये बाकी यूरोप में फैला था। इंग्लैंड से ही फिर इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इन सारे देशों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। बट पहली बार जो शुरुआत हुई थी इसका, वो किस देश से हुई थी, आपका इंग्लैंड से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि कौन सा ऑप्शन जो है गलत है। छठ पूजा महाराष्ट्र, नवरात्रि गुजरात, केरल, ओणम हरियाणा, वैसाखी। तो आपके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ग्रामीण भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन बी आप देखेंगे तो यहाँ बोला जा रहा है कि मनरेगा को एक सामाजिक उपाय के रूप में पेश किया गया था जो कि काम के अधिकार का गारंटी देता है। तो यह ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए आप देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी भारतीयों के 80% से अधिक गांव में रहते हैं, ये भी सही है। मिशन अंत्योदय को केंद्रीय बजट 2020-21 में अपनाया गया था, ये आपका गलत है। तो इसमें हमको लगता है ऑप्शन में कुछ इसमें हेरफेर है। चलिए इसको हम लोग देख लेंगे बाद में। किसी को आंसर पता हो तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका। नेक्स्ट है आपका कि यंग इंडिया पत्रिका, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यंग इंडिया जो मैगजीन है, पत्रिका है, ये किससे संबंधित है। तो ये आपका महात्मा गांधी से संबंधित है यंग इंडिया। तो इस प्रकार से आज हम लोग लगभग 20 to 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर देंगे। और एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लोग क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस जो है इसका नहीं चलेगा क्योंकि अब आधा लोगों का एग्जाम हो गया और आधा लोग बचा, तो बैचेस चलाने का कोई मतलब बनता नहीं है क्योंकि बहुत ही कम लोग इसमें इंटरेस्टेड थे। बैचेस के लिए बैच हम स्टार्ट किए थे, बट अब टेस्ट सीरीज के थ्रू ही इसका तैयारी आप लोगों को करा दिया जाएगा। और बाकी बहुत ही जल्द जो है हम लोग जेटेट का कोर्स लॉन्च करेंगे। तो जेटेट का तैयारी जो भी करना चाहते हैं वो एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और जेटेट का क्लासेस बहुत जल्द आपका शुरू होने वाली है। सेशन के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा, सेशन कैसा लग रहा हो। किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में।